नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं दीपक त्रिपाठी आप सबका एचएम कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं अनुपात और समानुपात की। अनुपात और समानुपात की तीसरी क्लास है। तो आज आप बहुत मजा करने वाले हैं। इस क्लास में पूरा एंजॉय के साथ पढ़ते हैं आप सब मेरी क्लास को, और आपको बहुत मजा आता है यहाँ पर पढ़ने में। तो मुझे आशा है कि आपको पिछली क्लासों की तरह इस क्लास में भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अगर आप लोग पिछली क्लास नहीं देखे हैं, डायरेक्ट इसी क्लास में आए हैं, तो पिछली क्लास को जरूर देखिए, जिससे आपको इस क्लास में सब कुछ समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक, और पिछली क्लास आपको मिलेगी कहाँ पे? आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, और यहाँ पर देखिए आई बटन में आ रहा होगा उसका लिंक, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। चलिए, आज की क्लास को हम शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन में देखिए दिया गया है 117 को ABC में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश 2:3 अनुपात 4 के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बताना है कि लाभ किसको होगा। अब जब ये अनुपात जो दिया रहता है बटे में, मतलब 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 दिया गया है, इसको आप पहले चेंज करेंगे सिंपल अनुपात में। सिंपल अनुपात में चेंज करने का प्रोसेस क्या होता है? इन सबका एलसीएम लेना है आपको, और इन जितना एलसीएम आएगा उससे सभी अनुपातों को गुणा कर देना है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम कितना आएगा, 2, 3 और 4 है, कितना आएगा 4 तिया 12। एलसीएम यहाँ पर कितना आएगा 12। जब आप 1/2 है, इसको 6 से गुणा 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अनुपात 1/3 है, इसको आप 12 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अनुपात 1/4 है, इसको आप 12 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3। देखिए वो कह रहा है कि उसको इस अनुपात में बांटना चाहिए, लेकिन इसमें बांटने की अपेक्षा उसने त्रुटिवश 2:3 अनुपात 4 2:3 के अनुपात में बांट दिया है। तो किसको लाभ होगा? देखिए, अगर यहाँ पर ये 117 ना दिया होता तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, और इसकी सहायता से भी कर सकते हैं। चलिए, इसकी सहायता से कैसे करेंगे? देखिए 6 4 10 3 13 13 नहीं आया, कितना होता है 117। मतलब ये जितना भी होगा इन सब में अगर 9 9 से गुणा कर दिया जाए, इन सब में अगर 9 9 से गुणा कर दिया जाए, तो यहाँ पर टोटल निकल आएंगे कि इनके कितने रुपए मिलने चाहिए, इनको कितने मिलने चाहिए और इनको कितने मिलने चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए 3 2 5 4 9 9 से इसको कितने गुना है, 13 गुना। 9 का 13 गुना है 117। मतलब इन सबको अगर 13 से गुणा कर दिया जाए तो पता चल जाएगा कि इन सबको कितने मिले हैं रुपए। तो किसको फायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है, ये सारा कुछ यहाँ से पता चल जाएगा। लेकिन अगर ये 117 ना दिया गया होता तब आप कैसे करते? देखिए आप ऐसे करते 6 4 10 3 13, इसका पूरा सम कितना आया है, 13 आया है। इसका 3 2 5 4 9, इसका सम आया है 9। तो आप वैसे भी इन दोनों यूनिट को बराबर करने के लिए क्या करते, इन सबको 9 9 से गुणा करते, इन सबको 13 13 से गुणा करते, ये भी बराबर हो जाता, ये भी, मतलब यूनिट दोनों की सेम हो जाती। फिर आप देख लेते कि किसको फायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है। तो आप दोनों तरह से देख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में तो ये दे दिया गया है, हो सकता है कि जो आपकी परीक्षा में प्रश्न आए या आप कहीं पर सॉल्व कर रहे हो वहां पर ये न दिया गया हो, इसलिए मैंने आपको ये एक्स्ट्रा बता दिया है। ठीक, चलिए अब इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 54 36 27। देखिए ये कितना हो गया, 54 36 27, और ये कितना हो गया है 26 39 52। अब देखिए वो बोल रहा है कि ये हमने त्रुटिवश दे दिया है, ये जो रुपए नीचे वाले दिए गए हैं वो उसने गलती से दे दिए हैं। तो किसको लाभ हुआ है ये पूछ रहा है। अगर वो पहले देता, जो अनुपात था उसका उसी अनुपात से देता, तो देखिए ए को मिलते 54 और बी को मिलते 36, सी को मिलते 27, और यहाँ पर देखिए ए को कितने मिले हैं 26। मतलब क्या हुआ, नुकसान हो गया है, घट गए हैं। उसको पहले ज्यादा रुपए मिलते, लेकिन अब क्या हो रहा है कि उसको कम रुपए ही मिल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए 36 मिलते, लेकिन अब 39 मिल रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, लाभ। पहले 36 मिलते लेकिन अब कितने मिल रहे हैं, 39 मिल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, लाभ।
और यहाँ पर देखिए 27 मिलते, लेकिन अब क्या हो रहा है, लाभ। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो किस किस को लाभ हो रहा है, बी और सी, बी और सी इन दोनों को यहाँ पर लाभ हो रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यह क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा ना। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आपको समझने में दिक्कत होती है, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक। और यहाँ पर अच्छे से समझिए क्वेश्चन को, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर पिछली क्लासें नहीं देखी हैं पहले उनको देख लीजिए, तब आपको यहाँ पर और भी अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पिछली क्लासें जरूर देखें अनुपात समानुपात की, क्योंकि 2 क्लासें हो चुकी हैं और आप समझ सकते हैं कि 2 क्लासों में मैंने कितना कॉन्सेप्ट आपको समझाया होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 1/5 अनुपात 1/x बराबर 1/x अनुपात 1/1.25 हो तो x का मान बताइए। देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था कि क्या होता है, बराबर का मतलब क्या होता है, जब 2 अनुपात एक दूसरे के बराबर हो। जैसे ये एक अनुपात है और एक ये अनुपात है, ये दोनों अनुपात एक दूसरे के बराबर हो तो आप क्या करेंगे, देखिए 1/5 अनुपात 1/x बराबर की जगह पर आप क्या लगा सकते हैं, समानुपात, ठीक। बराबर की जगह पर क्या लग जाएगा, समानुपात। कितना हो जाएगा, 1/5 अनुपात 1/x समानुपात 1/x अनुपात 1/1.25 हो गया है। अब समानुपात का एक रूल आपको पता है कि अंतिम पदों का गुणनफल, ये भी क्यों होता है मैंने पहली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज देखिए उसे, ठीक। और ये मध्य पदों का गुणनफल, ये क्या होता है, अंतिम पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। जब 1/x और 1/x का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 1/x² बराबर, इसका देखिए 1/5 गुणे 1/1.25 गुणा करेंगे 125 से 5 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 625 और 2 अंकों बाद दशमलव लगा है, 2 अंकों बाद दशमलव लगा देंगे। यहाँ पर देखिए पक्षांतर होगा तो कितना आएगा, x² बराबर 6.25। अब देखिए x² है, इसका जब स्क्वायर हटाया जाएगा यहाँ से तो यहाँ पर क्या लगा दिया जाएगा, अंडर रूट लगा दिया जाएगा। 625 किसका होता है, 625 का अंडर रूट क्या होगा, 25 और 2 अंकों बाद यहाँ पर दशमलव लगा है तो कितने अंकों बाद लग जाएगा, 1 अंकों बाद, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर क्यों 1 अंक बाद दशमलव लगाया गया है, वहां पर तो 2 अंक बाद था, तो देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ सकते हैं। मैं आपको जिनको नहीं समझ में आया है उनके लिए समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए जैसे मान लीजिए ये दिया गया है अंडर रूट 6.25, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको आराम से लिख सकते हैं 625/100, अंडर रूट के अंदर है पूरा 625/100। अब 625 का क्या होगा, 25 और 10 का वर्गमूल क्या हो, 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 10। अब देखिए जब ये यहाँ पर 0 इसका हटा देंगे, काट देंगे तो ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। नीचे से 1 0 हटाएंगे, 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, तो आपको पता चल गया है कि ये कहाँ से आ गए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, बस इसी तरह समझते रहिए, इसी तरह बिल्कुल एंजॉय के साथ पढ़ते रहिए मेरे दोस्त। आप मैथ को बिल्कुल एंजॉय करिए, एंजॉय के साथ पढ़िए। आपको देखना आप मैथ आपकी सबसे स्ट्रांग होने वाली है, आपको मैथ से बिल्कुल भी डर नहीं लगने वाला है आज के बाद। चलिए किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1:4 × 10⁵ दिया गया है। यदि मानचित्र में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो इन बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी किलोमीटर में कितनी है। देखिए जो पैमाना है उसका अनुपात कितना दिया गया है, पैमाने का अनुपात कितना दिया गया है, 1:4 × 10⁵ अब देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे आपको कोई मानचित्र बनाना हो, जैसे भारत का नक्शा आपने देखा होगा, तो क्या भारत जितना बड़ा नक्शा उतना ही बड़ा भारत है, भारत बहुत बड़ा है और मानचित्र में उसको दर्शाया जाता है, सारे शहर और सारे राज्य जितने हैं सब उसमें दर्शाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी सीमाओं का निर्धारण मैप में कैसे किया जाता है। तो
तो मैप में कैसे किया जाता है? अनुपात के माध्यम से। जिस अनुपात में होंगी यहाँ पर चीजें, उसी अनुपात में वहां पर रखा जाता है। वहां पर एक मानक सेट किया जाता है कि कुछ सेट कर देंगे कि इतने किलोमीटर का मैंने 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर बनाया है। तो उसी तरह यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या किया गया कि एक मानक सेट कर दिया गया है। ये क्या है? मैप की जो यहाँ पर क्या है? मानचित्र। ये इस मानचित्र, ये एक क्या है? मानचित्र की इकाई है। ये एक क्या है? मानचित्र की इकाई है और ये है वास्तविक, ये है वास्तविक इकाई। जैसे भारत है, ये मान लीजिए कि ये भारत की सीमाएं हैं जिनकी इकाई यहाँ पर ये दे दी गई है। भारत मान लीजिए, कोई शहर मान लीजिए, आप अपना गांव मान लीजिए, अपना शहर मान लीजिए, तो ये उसकी इकाई है वास्तविक। और आपको एक मानचित्र बनाना है जिसके लिए आपने क्या किया कि 4 × 10⁵ को आपने एक उसमें दर्शा दिया, जितना भी इकाई दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कितना दिया गया है कि यदि मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, तो देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर दिया गया, तो आप मान सकते हैं कि आपने 4 × 10⁵ सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर मान लिया है। तो देखिए 4 × 10⁵ सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा? और जब आप क्वेश्चन पढ़ा आपने तो क्या लिखा है कि इन बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी किलोमीटर में कितनी है। तो इसको अगर आप किलोमीटर में चेंज करें, ये आपका सेंटीमीटर है, ये है 1 सेंटीमीटर, ठीक। और वो बोल रहा है कि जो अनुपात है, इनका अनुपात है, मतलब ये वास्तविक दूरी इस एक के बराबर है। मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर इस 4 × 10⁵ सेंटीमीटर के बराबर है। इसको आपने किलोमीटर में बदलेंगे, जब सेंटीमीटर को किलोमीटर बदलेंगे तो क्या होगा? सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 100 से भाग करेंगे, फिर इसको किलोमीटर में, मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो किससे भाग करेंगे? 1000 से। तो यहाँ पर देखिए 3 और 2 जीरो है, मतलब 10⁵ नीचे आ गया है। इससे आप काट देंगे, 10⁵ कट जाएगा। मतलब ये 1 सेंटीमीटर जो मानक है वो किसके बराबर है? 4 किलोमीटर के। वास्तविकता में जो 4 किलोमीटर की दूरी है, 4 किलोमीटर की सीमा है, वो उसने 1 सेंटीमीटर में दर्शाया है, 4 किलोमीटर को मानक मान करके। और फिर यहाँ पर देखिए यदि मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो, मेरे भाई जब 1 सेंटीमीटर 4 किलोमीटर के बराबर है तो 4 सेंटीमीटर आप बताइए कितने किलोमीटर के बराबर होगा? ये 4 है, ये जब 1 है 4 के बराबर तो 4 है, तो किसके बराबर होगा? 16 किलोमीटर के बराबर। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? 16 किलोमीटर के बराबर होगा। 16 आपका सही हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना? अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आपकी जो भी परेशानी होगी मैं उसको सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। अगर आपका कोई सुझाव होता है तो बिल्कुल हमें दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसी समय पर 1.4 मीटर की ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। यहाँ पर देखिए अनुपात दिया गया है। जो वास्तविक लंबाई है, एक है वास्तविक और एक है परछाई। वास्तविक देखिए क्या दिया गया है? 1.4 मीटर का है कोई लड़का, 1.4 मीटर का कोई लड़का है। उसकी जो परछाई बन रही है वह 1.2 मीटर की बन रही है। मतलब इनके बीच में अनुपात दे दिया गया है। वास्तविक और परछाई का अनुपात हमको दे दिया गया है कि 1.4 मीटर जब वास्तविक होगा तो परछाई 1.2 मीटर की बनेगी। अब देखिए इनका अनुपात अगर निकालेंगे तो दशमलव से दशमलव कटेगा, 2 से काटेंगे 7:6 आ जाएगा। इनका अनुपात कितना आ जाएगा दोस्तों? 7:6 आ जाएगा। ये है परछाई, ये है वास्तविक। इसका अनुपात का मतलब क्या है कि जब परछाई आपकी 6 मीटर की बनेगी तो इसका मतलब क्या होगा? जो वास्तविक चीज है वो 7 मीटर की होगी। जब 7 मीटर की वास्तविक कोई चीज होगी तो उसकी परछाई कितने मीटर की बनेगी? 6 मीटर की बनेगी। तो अब बोला जा रहा है कि इसी समय, अब इसी टाइम पर, इस टाइम की बात हो रही है जहां पर सूर्य था वहीं पर है, तो परछाई सेम उसी जगह पर बनेगी, उतनी ही बनेगी।
इसी समय एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई कितनी होगी। अब देखिए इसकी परछाई जो दी गई है वो दी गई है 5.4 मीटर। अब परछाई का अनुपात क्या है 6। ये 6 अगर 5.4 मीटर बोला जा रहा है कि भवन की ऊंचाई है और अनुपात है 6, तो इसका देखिए कितना गुना हुआ है 0.9 गुना। अगर इस 6 को 0.9 से गुना करेंगे तो 5.4 हो जाएगा, 6 नहीं है 54, एक अंक बाद दशमलव लगा देना है। तो इसी तरह अगर हम इसका भी 0.9 गुना करें, 7 में 63 यानी 6.3, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए वास्तविक आ जाएगा। भवन की पूछा गया है कि ऊंचाई कितनी होगी, तो भवन की वास्तविक ऊंचाई कितनी रही होगी 6.3 मीटर। आंसर समझ गए आप। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यहां से भी आपको 2-3 चीजें सीखने को मिलने वाली हैं। देखिए अगला क्वेश्चन प्यारा सा है। किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, मतलब 270 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी। देखिए दोस्त, कोई त्रिभुज अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको 3 भुजाओं की जरूरत पड़ती है। 3 भुजाओं की जरूरत पड़ती है, एक भुजा ये, एक ये और एक ये। लेकिन ये बोल रहा है कि जो 2 भुजाएं हैं जो समकोण बना रही हैं, और समकोण त्रिभुज है तो उसकी एक कोण उसका क्या होगा 90 अंश का होगा, समकोण होगा। ठीक, तो बोल रहा है जो भुजाएं समकोण, देखिए कौन कौन सी भुजाएं समकोण बना रही हैं। एक तो ये भुजा है और दूसरी है ये भुजा। ये दोनों भुजाएं आपका क्या बना रही है समकोण। बोल रहा है कि अनुपात इनका है 5:12। इन दोनों भुजाओं का अनुपात है 5:12। तो आप मान लेंगे कि एक संख्या रही होगी 5x, दूसरी रही होगी 12x। एक होगी 5x, एक भुजा की लंबाई, दूसरी की होगी 12x। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 सेंटीमीटर हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए किस किस को आता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल तो मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन आप हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल कमेंट करके बताइएगा। आज के मान लीजिए आप आज का होमवर्क है आपका कि आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल कमेंट करके बताना है। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए आधार कौन सा होता है, जिस पर कोई चीज टिकी हो वही आधार होगा। पूरा ये जो त्रिभुज है, ये पूरा त्रिभुज किस पे टिका हुआ है, इस पर टिका हुआ है। तो आधार क्या हो जाएगा 12x, ऊंचाई क्या हो जाएगी 5x। चलो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, देखिए 270। त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 1/2 गुणे 12x गुणे 5x। देखिए 2 से कटेगा 6x, कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, यहाँ पर 6x आएगा। 6 पंचे 30 कितना हो जाएगा 30x स्क्वायर बराबर 270। अब देखिए 30 से काट देंगे 9 बार जाएगा बराबर x स्क्वायर। तो अगर x बराबर देखेंगे तो कितना आएगा 3। x स्क्वायर बराबर कितना आएगा 3, सॉरी x बराबर कितना आएगा 3 आएगा। x स्क्वायर बराबर 9 है तो x बराबर कितना आएगा 3 आएगा। अब चलो पूछा क्या गया है, पूछा जा रहा है कि कर्ण की लंबाई कितनी होगी। देखिए x बराबर 3 आ गया है, आप इसको रख लेंगे। अभी यहां पर नहीं गुणा करेंगे, नहीं तो फिर और क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन को आसान बनाना है तो आपको बस x बराबर 3 निकाल के रख लेना है। पूछ लिया गया है कर्ण की लंबाई यानी इसकी लंबाई कितनी होगी। ये जितना लंबा दिया गया है ये कितना होगा। देखिए ये दिया गया है 12x, ये दिया गया है 5x। आप सबने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, जिसका फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो आज 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 से 12 को गुणा करेंगे 144 प्लस 25, 144 और 25 कितना होगा 169 होगा, जो कि 13 का वर्गमूल होता है, वर्ग होता है। तो कितना 13 उसका वर्गमूल होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13x आ जाएगा। मतलब यहाँ पर कर्ण जो होगा वो कितना होगा 13x, और x दिया गया है 3, तो कितना हो जाएगा 13 गुणे 3 बराबर 39। आंसर
तो ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है, आशा है कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, मजा आया होगा क्वेश्चंस करके और समझ में आए होंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपको समझ में आना चाहिए। जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए कि मेरी पूरी मेहनत सफल हो जाती है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और होमवर्क आपको याद है ना कि आपको चतुर्भुज का फार्मूला बताना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है ये आज आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए और बहुत सारी परीक्षाएं आ रही हैं, उनकी तैयारी में बिल्कुल जुट जाइए, बिल्कुल जुनून के साथ जुट जाइए, क्योंकि इस बार आपको पेपर निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। पूरे जोश के साथ लगे रहिए। जय हिंद, नमस्कार।